ओके, यस, यूनिट वन कंप्लीट। ओके। सब यूनिट देखो, उसमें जो यूनिट वन में आपको नोट्स मिला होगा ना, आज मैं जो डिस्कस करूंगा वो थोड़ा सा अलग होगा। मतलब है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सेम होगी, कुछ मैंने अलग से ऐड कर दिए ताकि थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ लें। ठीक है। तो अभी से हमारा यूनिट वन आज डिस्कस होगा, इसी प्रकार से डेली हम लोग एक यूनिट कवर करेंगे। और जो पीडीएफ आपको दिया हुआ है रिवीजन वाला, ठीक है, उसको आपको डेली पढ़ना है और कोशिश करना है कि उसको जल्दी 4-5 दिन में खत्म कर लेना, ताकि बाकी आपको अगर कुछ पढ़ना है एक्स्ट्रा, ठीक है ना, क्वेश्चन वोश्चन मॉक टेस्ट लगाने हैं तो लास्ट में आप कर सकते हैं। और जो डेली क्लासेस होगी अभी, उसमें हम लोग फाइनल रिवीजन करेंगे हर एक यूनिट का, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो वीडियो आपको दिया है उसको आपको पढ़ना है। कुछ कॉमन होंगे, कुछ नए नए चीजें होंगी ऐड करेंगे। बेसिकली ये जो पीडीएफ बनाई है मैंने, इसमें स्पेसिफिकली जो पिछले 4-5 सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं उसी को बेस्ट लेकर के बनाया, क्योंकि थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है, तो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उसको देखते हुए मैंने ये जो है पीडीएफ बनाया हुआ है। ठीक है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर यूनिट सेकंड में पहुंचेंगे। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। सो दिस इज द यूनिट वन, एंड इन दिस यूनिट वी विल कवर सम इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आजकल एग्जाम में आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगले साल जो जो क्वेश्चन आए हैं जो टॉपिक से, वो टॉपिक बाद में कर पढ़ाई करूंगी तो अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, अभी बाद में क्या, अब तो पढ़ ही लो, बाद में क्या पढ़ोगे? जितना है अभी कवर कर लो, यानी ज्यादा दिन है नहीं। अब डेली एक यूनिट पढ़ोगे तब भी एग्जाम आ ही जाएगा। ठीक है, जैसे यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो आज पढ़ लेना आज या कल, जो आपको एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना है, आपके कोई नोट्स होंगे आपने बनाए होंगे, उनको साथ में पढ़ते जाना। चलिए, सबसे पहले सोशल वर्क में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मेथड्स हम लोग पढ़ते हैं, जो जनरली मेथड्स यूज किए जाते हैं सोशल वर्क के द्वारा, जब भी किसी क्लाइंट को, किसी पर्सन को या किसी बेनिफिशियरी को हम मदद करते हैं, हेल्प करते हैं किसी भी रूप में, तो कोई ना कोई मेथड हम वहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। ओके, सो ये जो मेथड होते हैं, ये इस तरीके से हम बेहतर तरीके से उसको यूज करके लोगों की मदद कर सकते हैं, क्लाइंट की हेल्प कर सकते हैं, या उनकी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं। सो दीज आर द सम सोशल वर्क मेथड। यहाँ पर 6 मेथड दिए हैं, जिसमें से 3 जो है सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। इनको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट बोलते हैं या प्राइमरी मेथड बोलते हैं, जहाँ पर सोशल वर्कर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है प्रोसेस के। ठीक है, डायरेक्टली। और बाकी जो 3 मेथड है, सोशल वर्क रिसर्च, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल एक्शन, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेथड। ये बहुत बेसिक है लेकिन जानना जरूरी है, एग्जाम में आ सकता है। ये सेकेंडरी बोल सकते हैं, ऑक्सिलरी बोल सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये जो प्राइमरी मेथड है वहां से ड्राइव किया गया है, इसलिए हम इसको ऑक्सिलरी मेथड बोल सकते हैं। सेकेंडरी मेथड बोलते हैं जहाँ पर सोशल वर्कर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, क्लाइंट के साथ इनडायरेक्टली होता है। ठीक है, सो ये जो पहले 3 मेथड है इसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट मेथड या प्राइमरी मेथड, और जो सेकंड 3 जो है ये आपके कहलाएंगे सेकेंडरी मेथड या फिर ऑक्सिलरी मेथड। ओके, इसके अलावा भी और भी मेथड है, लेकिन ये जो है हमारे, जो हम पढ़ते हैं स्पेशली, जो प्राइमरी बोल सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, क्वेश्चन में आता ही आता है, मान के चलिए 90% चांस होते हैं, डेफिनेशन को लेकर के। देखो, डेफिनेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई डेफिनेशन आपको पता है, लिखा होगा वहाँ, आपको डेफिनेशन पता रहना चाहिए, ताकि वहां से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वहां पर किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सोशल वर्क की जो डेफिनेशन दी गई है 2014 में ISSW और IFSW के द्वारा, वो डेफिनेशन यहाँ पर मैंने मेंशन की है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो डेफिनेशन है, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया दोनों को, ISSW और IFSW। ठीक है, 2014 के अंदर ये जो है इसके द्वारा, और साथ ही साथ IFSW के द्वारा, ये कुछ इंपॉर्टेंट एथिकल प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए थे, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल डेफिनेशन ऑफ सोशल वर्क। ठीक है, ISSW और IFSW दोनों संस्थाएं हैं। इनको ये जो है संस्था आपके 1928 में स्टैब्लिश की गई, और IFSW 1956 के अंदर। तो इनको आपको याद रखना है, एग्जाम में इनकेस अगर पूछ लें तो आपको फुल फॉर्म पता रहना चाहिए, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल स्कूल ऑफ सोशल वर्क, दैट इज IASSW। और IFSW का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों के माध्यम से इन्होंने ज्वाइंट एक डेफिनेशन या ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड या प्रिंसिपल डेवलप की, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल डेफिनेशन ऑफ सोशल वर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है सोशल वर्क की, यहाँ पर लिखा हुआ है सोशल वर्क इज द प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन
एन एकेडमिक डिसिप्लिन, इसका मतलब होता है कि जो है अभ्यास आधारित पेशा होता है, जो हम पढ़ते हैं, जो स्टडी कर रहे होते हैं हम, उसको हम यूज में लाते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, उसी प्रकार से जो सोशल वर्कर होते हैं, जो एकेडमिक डिसिप्लिन होता है, जो भी हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, MSW है, BSW है, बाकी कोर्सेज, उसको हम प्रैक्टिस में लाते हैं। प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन। और इसका काम होता है कि किस प्रकार से समाज के अंदर सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव करना, सामाजिक विकास करना। सामाजिक कोहेजन का मतलब होता है, सोशल कोहेजन मतलब होता है सामाजिक एकजुटता। एम्पावर एंड लिबरेशन ऑफ पीपल, जो गरीब लोग हैं, ठीक है, उनको मुक्ति दिलाना फ्रॉम दी पॉवर्टी, या उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उनको लिबरेट करना, एम्पावर करना। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आता है यहाँ से कि कौन कौन से एस्पेक्ट यहाँ पर कवर किए गए हैं दैट सोशल वर्क प्रमोट। तो पहला है सोशल चेंज, दूसरा है सोशल डेवलपमेंट, तीसरा है सोशल कोहेजन, और फोर्थ नंबर है आपका लिबरेशन एंड दी एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। तो चारों आपको याद रखना है, एग्जाम में कोई भी पूछ सकते हैं। चार पांच दिए होंगे, उसमें से एक नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पता पता रहना चाहिए कि कौन सा नहीं है, ताकि आप सही आंसर आप लगा पाओ। इसके अलावा साथ साथ जो प्रिंसिपल फॉलो करता है सोशल वर्क, या सोशल वर्क की जो सेंट्रल में है, जो केंद्र में है, सामाजिक समाज कार्य का जो सिद्धांत है, जिसका मूल केंद्र जो है, दैट फोकस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, ह्यूमन राइट्स एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी। ये जो मुख्य है समाज कार्य के सिद्धांत के अंदर, तो ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं प्रिंसिपल को लेकर के। तो आपको याद रखना है, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी, ये चारों आपको याद रखना है। ठीक, बाकी की आगे फर्दर इसमें लिखा है कि सोशल वर्क के अंदर बहुत सारी थ्योरी डिफरेंट डिसिप्लिन से लिए गए हैं, आप बोल सकते हैं, उनको यूज करते हुए हम, जो सोशल साइंस है, ह्यूमैनिटी है, इंडिजिनस नॉलेज है, सोशल वर्क इंगेज करता है लोगों के साथ, और स्ट्रक्चर जिसके माध्यम से जो भी लोगों की चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, या उनकी वेलबिंग को प्रमोट करना, समस्याओं को एड्रेस करना, ये काम होता है सोशल वर्क का। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। यहाँ से तीन चार क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा इसको लेकर के क्या क्या प्रमोट करते हैं चारों चीजें, दूसरा है प्रिंसिपल को लेकर के बन सकता है, और तीसरा बन सकता है किसके द्वारा डेफिनेशन दी गई, कब दी गई। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। क्लियर है? हर बार क्वेश्चन आता है, तो प्लीज इंश्योर कि ये क्वेश्चन यहाँ एटलीस्ट गलत ना हो। आगे बढ़े। इसके आगे इसमें कुछ चीज मैंने और ऐड की है, जो कि एग्जाम में शायद अगर वो कुछ चेंज करेंगे तो ये आ सकता है। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ल्ड सोशल वर्क डे का लेकर के यहाँ पर जो है मनाया जाता है 19 मार्च 2024 को, इस साल। तो इसका जो थीम है दैट इज बियॉन्ड वीवर। इसका मतलब होता है गुड लाइफ या लिविंग वेल, अच्छी तरह से रहना या अच्छी लाइफ। फर्दर इसका जो है शेयर फ्यूचर फॉर द ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज, ये इस वर्क का, इस साल का थीम है, वर्ल्ड सोशल वर्क डे का, याद रखना आप। इनकेस अगर 2013 का पूछ लें वो, तो 2013 का है रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी थ्रू द ज्वाइंट सोशल एक्शन, एक कलेक्टिव एफर्ट के माध्यम से, और डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करना, सोशल जस्टिस, इक्विटी और इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना, ये मुख्य इंपॉर्टेंट रोल होते हैं सोशल वर्क के। ये वाला थीम आपका दर्शाता है। दोनों थीम आपको याद रखना है, 2013 का और 2014 का। कभी कभी एग्जाम में ना वो लोग दोनों दे देते हैं, या किस प्रकार से देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो पता रहना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? जाओगे हैंग कर रहे हैं। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बन जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर एलिजिबल पुअर लॉ 1601। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। नॉट डायरेक्टली तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो या तो आपको पता रहना चाहिए कि पुअर की क्लासिफिकेशन कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फर्दर कौन कौन से कितने प्रकार के पुअर हैं, कौन सा लॉ है, कब लाया गया इस लॉ को, इसका क्या उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था इसको लाने का, ये सभी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। तो ये जो एलिजिबल लॉ 1601, इसको हम बोलते हैं 43rd एलिजिबल लॉ। जैसे ये जो है क्वीन के नाम पर है, जैसे कि इंडिया के अंदर बहुत सारे कानून बनते हैं ना, किसी प्रधानमंत्री के नाम पे बन जाते हैं, या महात्मा गांधी के नाम पे, तो इसी प्रकार से हर एक कंट्री के अंदर जो लॉ बनाए जाते हैं, कोई पॉलिसी या कोई प्रोग्राम बनता है, तो वहाँ पर कोई नेता या लीडर या कोई क्वीन या किंग रहते हैं, उनके माध्यम से उनके नाम पे बनता है। तो ये जो इसके पहले जितने भी लॉ थे, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं थे, तो उन सबको मिला करके इन्होंने इस लॉ को लाया, जो कि बहुत फॉर्मलाइज तरीके से, जिसके माध्यम से जो गरीब थे, जो पुअर थे, उनको रिलीफ प्रोवाइड करना, ठीक है, उनकी मदद करना, उन्हें हेल्प करना, या फैमिली है तो उनको सपोर्ट करना, जो नीडी पर्सन है उनको उनकी समस्याओं को एड्रेस करने के लिए, सर्विसेज देने के लिए इस लॉ को लाया गया था। एंड दैट फोकस टू रेजिंग द टैक्स टू पे सर्विसेज, जो भी सर्विसेज दी जाएंगी गरीब लोगों को या नीडी पर्सन को, या जो फैमिली हेल्प करना उनकी, उनके लिए टैक्स को रेज किया जाएगा, और उसके माध्यम से मदद की जाएगी। और यहाँ पर पुअर को तीन कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया था। पहला है एबल्ड बॉडी पुअर, दूसरा है इम्पोर्ट पुअर, तीसरा है डिपेंडेंट चिल्ड्रन। एबल्ड का मतलब होता है जो काम कर सकते हैं,
ठीक है। उसको यहाँ पर इन्होंने बोला स्टडी वगैरह मतलब होता है कामचोर, ऐसे लोग जो कि काम कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है, आलस क्या बोल सकते हैं, किसी भी रूप में आप देख सकते हैं उसको, स्टडी वगैरह। ठीक है। इस एक्ट के अंतर्गत पुअर का जो पहले कैटेगरी था, दैट इज एबल्ड बॉडी पुअर, ऐसे लोगों को फोर्सफुली काम कराया जाएगा, उनको वर्क हाउस ऑफ करेक्शन में रखा जाएगा, या वर्क हाउस मतलब जहाँ पर वो काम करेंगे। इन केस वो डिनाई करते हैं तो उनको फिर जेल में रखा जाएगा, बिकॉज दीज आर द एबल्ड बॉडी, काम कर सकते हैं लेकिन करते नहीं। दूसरी कैटेगरी है इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसे लोग जो कि काम करने में असमर्थ हैं किसी भी रूप में, कि शारीरिक रूप से कमजोर हैं, ओल्ड हैं, बूढ़े हैं, ब्लाइंड हैं, सिक हैं, ओके, या किसी भी रूप से जैसे मदर विद द यंग चिल्ड्रन, तो ऐसे लोग जो काम नहीं कर सकते, दे आर अनएबल टू परफॉर्म द वर्क, तो उनको किसी रूप में उनको आर्म हाउस में रखा जाएगा। इसका मतलब होता है जहाँ पर उनको सहूलियत प्रोवाइड की जाएगी, हेल्प की जाएगी जिस प्रकार से हो सके। ठीक है। या जो लोग घर में रहना चाहते हैं, आउटडोर रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे फूड है, शेल्टर है, क्लोथ है, कुछ भी। तीसरा कैटेगरी डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो कि जिनके पेरेंट्स ने या पेरेंट्स ने छोड़ दिया है, गरीब है, या उनकी हेल्प नहीं कर सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उन सभी कैटेगरी को इसमें रखा गया, तीनों कैटेगरी। ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर क्या आएगा एग्जाम में, तो पुअर की 3 कैटेगरी है जिनको आपको पता रहना चाहिए। क्लियर है सेकंड वाला? देखो यहाँ पर वर्क हाउस लिखा है, कभी कंफ्यूज करने के लिए लिख देते हैं वो लोग। वर्क हाउस का मतलब है जहाँ पर काम करना पड़ता है लोगों को। फार्म हाउस का मतलब होता है जहाँ पर उनको हेल्प की जाती है, मदद की जाती है, वो किसी भी रूप में, ताकि वो सर्वाइव कर पाए, रह पाए, जैसे फूड है, शेल्टर है, ये सब thing, कपड़े वपड़े देना, उसको बोलते हैं फार्म हाउस। नेक्स्ट है यहाँ पर बेवरेज रिपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्वेश्चन अगर आएगा तो वो डायरेक्टली इनकेस नहीं देंगे, जैसे कि कई बार पूछा गया है कि बेवरेज बोर्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है। सोशल इंश्योरेंस एंड अलाइड सर्विसेज, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे, विलियम बेवरेज, उनके द्वारा इसको बनाया गया था, ड्राफ्ट किया गया था। और इसके माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से इन्होंने एक जो सोशल वेलफेयर सिस्टम था उस टाइम यूपी के अंदर, उसमें बदलाव करने की बात की, रिफॉर्म करने की बात की, कि हम किस प्रकार से रिफॉर्म ला सकते हैं इन सभी एक्ट के अंदर। जैसे प्रेजेंट टाइम में इंडिया में बहुत सारे लॉ बनाए जाते हैं सोशल वेलफेयर को लेकर के, लेकिन वो उस टाइम की बात है जब 1942 में, उस टाइम पे नए नए एक्ट बने थे ये सभी सोशल वेलफेयर करने के लिए, एड्रेस करने के लिए समस्याओं को। तो वहां पर रिफॉर्म लाने के लिए इन्होंने इस ड्राफ्ट को तैयार किया था और उसको पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया बाद में। इसको बोलते हैं सोशल इंश्योरेंस एंड एलाइड सर्विसेज। इसमें इन्होंने 5 बड़ी समस्याओं की चर्चा की, कि ये जो 5 बड़ी समस्या हैं, इनको अगर हम एड्रेस कर पाते हैं थ्रू दीज न्यू सोशल वेलफेयर सिस्टम, देन वी कैन एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, और हम समाज के अंदर एक सोशल रोड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, मतलब सामाजिक पुनर्निर्माण कर सकते हैं। पहला है इसमें वांट, दूसरा है डिजीज, इग्नोरेंस, स्कूलर एंड द आइडलनेस, इसको हिंदी में बोलते हैं जरूरत, बीमारी, अज्ञान, गंदगी और आलस। इसके अलावा इस एक्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, कि जैसे कुछ प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो किए गए। पहला है एवरी सिटीजन टू बी कवर, मतलब हर एक सिटीजन कवर होगा, जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे हिस्से हैं जिसमें हर एक सिटीजन कवर रहता है, दे कैन गेट द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स या प्रोग्राम्स जो भी रहते हैं। नेक्स्ट है मेजर रिस्क ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग पावर, जैसे कि कुछ लोग जैसे बीमार हो जाते हैं, या बेरोजगार हैं, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, बूढ़े लोग हैं, विडोज हैं, तो ऐसे लोग, सभी लोग इस सिंगल इंश्योरेंस के अंदर कवर किए जाए, तो उसकी मदद मिलेगी इसके माध्यम से। तीसरा इसमें है फ्लैट रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब है कि सभी को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उनकी जो भी इनकम होगी उसका आधार पर। अफकोर्स एक क्लॉज रहता है इसमें कि जो ज्यादा गरीब है, दैट विल नॉट पार्ट ऑफ दैट, बट हाँ, मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे हैव टू कंट्रीब्यूट रिगार्डलेस ऑफ देयर कंट्रीब्यूटर इनकम, कुछ भी इनकम हो, चाहे कोई 10,000 कमाता हो या 20,000, इस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तीसरा है इसमें लास्ट है द फ्लैट रेट ऑफ बेनिफिट टू बी पेड, सभी को जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। उस दो वो क्वालिफाई, जैसे कि जो गरीब ज्यादा होते हैं उनको ज्यादा उनका बेनिफिट मिल सकता है, दोज हु आर गुड एनफ टू मैनेज बाय देयर सेल्फ, तो उनको शायद उसके अंदर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो भी क्वालिफाई करेंगे उनको सबको इस के माध्यम से, सोशल वेलफेयर सिस्टम के माध्यम से उनको हेल्प की जाएगी, मदद की जाएगी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, या बोल सकते हैं प्रोविजंस थे इस एक्ट के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि जो 5 जाइंट की मैं बात कर रहा था, तीसरा क्या है, तीसरा यहाँ पर है फ्लैट रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन, कि जैसे कि जो भी कोई भी पर्सन हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, या कोई काम करता हो, सबको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, जैसे लिखा है ना यहाँ पर टैक्स के लेकर, तो टैक्स के फॉर्म में वही पैसा तो यूज किया जाएगा ना, वो जो 5 बड़ी समस्या है उसको एड्रेस करने के लिए। ठीक है। बोलते जाइए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना था। विनीत कुमार।
ईयर क्या, कौन सा ईयर लिखा है ना, 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाँ सॉरी क्वेश्चन नहीं ये, आगे हम लोग बात कर रहे थे 5 जैन की, जो 5 बड़ी समस्या है। ओके, दैट शुड द एरिया वेयर वी शुड पूल द रिसोर्सेज। तो आगे बताते हैं कि जितने भी ये 5 बड़ी समस्या है, 5 बड़ी एरिया है, यहाँ पर अगर हम जो रिसोर्सेज है हमारे पास, उनको अगर हम देते हैं या इकट्ठा करके उनको हम कहीं ना कहीं उनको एड्रेस कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, जो नीड है कलेक्टिवली। वांट का मतलब होता है जरूरत, जैसे कि द नीड फॉर द एडिक्वेट इनकम, लोगों के पास पैसा नहीं, इनकम नहीं हो रही, तो इनकम के लिए उनको फुलफिल करना। दूसरा है डिजीज, बीमारी, हेल्थ केयर फैसिलिटी की जरूरत है, एक हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करना है, एक इंटीग्रेटेड, जिससे सभी लोग उसका बेनिफिट ले पाए। नेक्स्ट है इग्नोरेंस, अज्ञान, पीपल डोंट हैव नॉलेज, उनके पास ज्ञान नहीं है, तो एजुकेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना सभी को। जैसे इंडिया के अंदर सब शिक्षा अभियान चलाया गया था, ताकि सभी लोग जो है शिक्षित हो पाए। इसी प्रकार से नेक्स्ट है स्कूल ऑफ डेट, देयर इज नीड फॉर एडिक्वेट हाउसिंग, शेल्टर प्रोवाइड कराना, लोगों के पास घर नहीं है तो उनको एडिक्वेट हाउसिंग देना, जैसे प्रधानमंत्री आवास विकास योजना। इसी प्रकार से नेक्स्ट है आइडलेस, आलस, देयर इज नीड फॉर द गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, लोग जो है बेरोजगार है तो उनको रोजगार प्रोवाइड कराना, उसको स्किल देना, उनको एम्पावर करना। ठीक है, दीज आर द 5 बिग प्रॉब्लम्स दैट द यूके फेसिंग ऑन दैट टाइम। तो अगर ये 5 बड़ी समस्याओं को एड्रेस करते हैं तो विलियम बेवरेज के द्वारा बोला गया, तो हम समाज के अंदर प्रोग्रेस ला सकते हैं, सोशल प्रोग्रेस ला सकते हैं, और समाज के अंदर सोशल रिकंस्ट्रक्शन, पुनः निर्माण कर सकते हैं। क्लियर है, ये फोटो से आप थोड़ा समझ पाएंगे। दीज आर द टैकल टू द फर्स्ट रैंक, यहाँ पर वांट है, इस इंडोरेंस, डिजीज, स्कूलर एंड आइडलेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ शायद नोट्स के अंदर नहीं होगा ये, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, क्योंकि एग्जाम में कभी अभी इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो लोग ना किसी भी कोई सोसाइटी का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं या थोड़ा डिटेल में जाके पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, जो सीओ सोसाइटी यूके के अंदर एस्टेब्लिश हुई 1869 में, इसको लंदन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी बोलते हैं। उसको पहले नाम था लंदन सोसाइटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग चैरिटेबल रिलीफ एंड रिफ्रेशिंग पेंडिकेसी। ठीक है, इसके फाउंडर हैं ऑक्टाविया हेलेन सेमिन बर्नेट, इनका नाम आपने सुना ही होगा। इसके अलावा ऑक्टेवियल के द्वारा एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, फ्रेंडली रेंट कलेक्टिंग, या उसको बोलते हैं फ्रेंडली विजिटर। इसका मतलब होता है कि स्लम हाउसिंग को इम्प्रूव करना। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो स्लम्स है या जो हाउसिंग है, उनको मैनेज करने के साथ साथ जो टीनेज लोग वहाँ रहते हैं उनकी वेलबींग को ही फोकस करना, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, वेल प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। दैट फोकस ऑन दी फ्रेंडली विजिटर्स, जो भी वॉलंटियर्स जाते थे वहाँ पर, तो स्लम कंडीशंस को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, अलॉन्ग विद द मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग, टू मैनेज द बिल्डिंग आल्सो टू द टेनेंट्स। तो ये कंसेप्ट था आपका रेंट कलेक्टिंग का, फ्रेंडली रेंट कलेक्टिंग। इसके बाद यूएसए के अंदर सीओएस मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1877 में, बफेलो के अंदर ये सीओएस संस्था को बनाया गया, जो जिसके फाउंडर थे हम्फ्री ग्रोनेट, एक इंग्लिश क्लर्जिक थे। इंडिया में यहाँ पे लिखा है कि 1952 में सीडीपी को स्टार्ट किया गया। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो मैंने यहाँ लिख दिया ताकि अगर दोबारा आ जाता है तो आपको पता रहना चाहिए। फर्दर यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है सर, नेबरहुड गिल्ड के बारे में। क्या होता है नेबरहुड? नेबरहुड का मतलब होता है कम्युनिटी। देखिए इसको न्यूयॉर्क के अंदर 1886 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, और इसको पहले इसका नाम जो था नेबरहुड गिल्ड ऑफ द लोअर ईस्ट साइड। ठीक है, इस कंसेप्ट को डेवलप किया गया था सेंटन क्वाइट के द्वारा, ये 19th सेंचुरी में 1886 के अंदर। इनका जो फोकस था बेसिकली कि नेबरहुड का मतलब कम्युनिटी, जो आसपास की सराउंडिंग होती है ना, तो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम जो होती है, उनको हम एड्रेस करने के लिए अगर हम कम्युनिटी के अंदर ही सेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलप कर पाते हैं, लोगों को एम्पावर कर पाते हैं, जो लोग कम्युनिटी के अंदर रहते हैं उनको इकट्ठा ला पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपस में मिलकर के अपनी कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं, अपनी लिविंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये नेबरहुड गिल्ड का जो मेन फोकस था कम्युनिटी इंपावरमेंट का था, कि कम्युनिटी के अंदर हम सेंस ऑफ कम्युनिटी कैसे डेवलप करें, उनको आपस में कैसे लाएं, साथ में कैसे जोड़ें उनको, ताकि वो एक दूसरे से सीखें, लर्न करें और एक दूसरे की मदद करें, और उनकी जो लिविंग है, जो लिविंग कंडीशन है, उसको कैसे वो बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली नेबरहुड पे फोकस था, कम्युनिटी पे फोकस था, जो आसपास लोग रहते हैं। ठीक है, जिसके अलावा जो सर्विसेज जो दी जा सकती थी अंडर दिस नेबरहुड गिल्ड, दैट इज यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स, जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, फूड असिस्टेंट प्रोवाइड कराना, हेल्प करना, मदद करना कम्युनिटी की, उनको एम्पावर करना, जो रेजिडेंट्स रहते हैं आसपास। सर सीरियस मूवमेंट बिगन इन द क्वेश्चन में, ऑप्शन में बुफेलो या न्यूयॉर्क दिए, जब आए तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? मॉक टेस्ट, किसी जगह बुफेलो है तो किसी जगह
देखिए जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था ना, उसमें 3 सिटी थी, 3 स्टेट के नाम दिए गए थे और एक सिटी का नाम दिया था। ठीक है, अब जैसे न्यूयॉर्क जो है, बफेलो जो है, वो किसका हिस्सा है? न्यूयॉर्क का हिस्सा है। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लीजिए आप अगर उड़ीसा में रहते हैं तो उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर एक सिटी है, उड़ीसा के स्टेट है। तो वहां पर 3 स्टेट के नाम दिए गए थे, तो आपको स्टेट पे क्लिक करना था उसमें। तो ये भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का बना हुआ है। अगर वहाँ पे सभी सिटी दी गई है तो आप बफेलो क्लिक कर देना। अगर वहाँ पर स्टेट के नाम दिए गए हैं तो आपको न्यूयॉर्क क्लिक करना है। समझ में आ रहा है? राजश्री, तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और उस हिसाब से आर्टिकुलेट करना है, अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। कभी कभी क्वेश्चन का आंसर अलग हो सकता है, क्योंकि जैसा उन्होंने ऑप्शन दिया उसके अनुसार आपको आंसर मार्क करना है। ये चीज किसी ने पूछी थी एक बार, आई थिंक मुझे मैसेज किया था कि सर, बट सर बफेलो करेक्ट माना मुझे। बफेलो करेक्ट माना क्योंकि बफेलो उसमें एक ही ऑप्शन दिया हुआ था। आई थिंक उसमें बफेलो था कि रिवर था, मुझे लग रहा है रिवर दिया हुआ था। कहाँ लिखा हुआ है बफेलो? बफेलो और मेगा सर ऑप्शंस में और नया था, वही तो बोल रहा हूँ कि और एक ही ऑप्शन था। देखो बफेलो जो है गलत नहीं है, एक साथ भी आ जाए तो बाकी ऑप्शन भी देखना है। ठीक है, बाकी ऑप्शन क्या दिए हैं? स्टेट के दिए हैं नाम के, सिटी के नाम दिए। तो अगर सभी स्टेट के नाम है तो स्टेट के हिसाब से आप न्यूयॉर्क मार्क कर देना, अगर वहाँ पर सिटी के नाम है तो बफेलो मार्क करना है। ठीक है, तो ये है नेबरहुड ग्रिड। इसको क्वाइट के द्वारा 1986 में स्टैब्लिश किया गया था। ये कंसेप्ट इसके माध्यम से कमिटी को एम्पावर करना होता है। जो रेजिडेंट्स रहते हैं कमिटी के अंदर, वो खुद कंट्रोल लेते हैं अपनी समस्याओं को एड्रेस करने के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए। तो एग्जाम में अगर आ जाए तो ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आया नहीं, आई थिंक आएगा तो पता रहना चाहिए। अगर एग्जाम में दोनों साथ में आएंगे तो आपको सिटी का क्लिक कर देना है। अगर देखो एक दो ऑप्शन नहीं आएंगे ना उसमें कि आपका केवल बफेलो लिखा है, दूसरा ऑप्शन न्यूयॉर्क लिखा है, बाकी दो ऑप्शन भी तो होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको आंसर देना है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अगर चारों स्टेट के नाम दिए हैं तो फिर आपको न्यूयॉर्क मार्क कर देना है, अगर उसमें बफेलो दिया है बफेलो मार्क कर देना है, अगर चारों सिटी के नाम दिए हैं। ऐसे ज्यादा कंफ्यूज करके वो देंगे में नहीं, थोड़ा तो सब समझने में आपको आ जाएगा कि क्या आंसर हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन करते करते ना हैबिट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की जो है संस्था, इसको बनाया गया था 1918 के अंदर। बाद में इसका नाम जो है पड़ गया कम्युनिटी चेस्ट एंड द काउंसिल ऑफ अमेरिका, ट्रिपल सी। ये एग्जाम में आ सकता है, ये सब चीजें जो है थोड़ा सा डीप पूछ रहे हैं आजकल। तो इनकेस अगर वो पूछेंगे तो इसको आप पूछ सकते हैं। कम्युनिटी चेस्ट का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी चेस्ट का मतलब होता है एक वॉलंटरी वेलफेयर एजेंसी, जिसका काम होता है कि जो फंड को रेज करना कम्युनिटी स्केल पर, और उस फंड को जो इकट्ठा किया गया है उसको सिस्टमेटिक तरीके से बजट प्रोसेस के माध्यम से लोगों को मदद करना है करना। और दूसरा काम होता है कि प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना, कोऑपरेट करना, प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना, जो कम्युनिटी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो भी जो फंड कलेक्ट किया गया जिस काम के लिए, ये कम्युनिटी ट्रस्ट का काम होता है। तो एग्जाम में अगर आ जाए तो प्लीज ध्यान रखना है, एक वेलफेयर एजेंसी जिसका काम होता है कि कम्युनिटी के जो लोग हैं वहां से जो है फंड को इकट्ठा करना, एकत्रित करना और उसको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना बाय यूजिंग द प्रॉपर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी रिसोर्सेस उनके पास रहते हैं। क्लियर है? वार चेस्ट स्टार्ट हुआ था 1917 में, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो उस टाइम पर ये वार चेस्ट स्टार्ट किया गया, जिसके माध्यम से जो फंड इकट्ठा होता था उसको लेकर के वो लोग मदद करते थे, जो लोग अफेक्टेड हुए थे वर्ल्ड वार की वजह से। ठीक है, इसको बाद में हटा दिया गया क्योंकि बाद में बहुत सारे एक्ट बनाए गए सरकारों के द्वारा। वर्ल्ड वार हुआ तो बहुत सारी पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट किए गए, तो फिर बाद में इसको हटा दिया गया था। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क ये 2005 में स्टैब्लिश हुआ, इनकेस अगर एग्जाम में आता है तो मार्क कर दें। यहाँ तक क्लियर है? ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है, स्पीड में नहीं? बोलिए, आगे बढ़े। ठीक है, स्पीड ठीक है। ये सब पढ़ाई होगा, जो कुछ चीजें नहीं पढ़ी होंगी तो उसको आपको रिवाइज करना, बाकी तो
आप सुनते जाइए तो भी एग्जाम तक याद रहेगा एक हफ्ते। आगे बढ़े, बोलते जाइए। आप लोग कहाँ हो? 26 लोग स्टूडेंट क्लास में हैं। यस सर, यस। फास्ट चेक कराइए सर। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर देखो आजकल एग्जाम के अंदर ना इस रिपोर्ट को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने कुछ 5-6 रिपोर्ट यहाँ पर ऐड कर दी है, इनकेस अगर आ जाएगा मेंशन करना है। ये सिवोम रिपोर्ट है, इसका पूरा नाम जो है रिपोर्ट ऑफ कमिटी, सॉरी कमेटी ऑन द लोकल अथॉरिटी एंड अलाइड पर्सनल सोशल सर्विसेज। ठीक है, ये रिपोर्ट इसके नाम थी, इनके नाम पर थी लॉर्ड फ्रेडरिक सुगम। ये चेयरमैन थे इस कमेटी के, तो उनके नाम पे जनरली जो भी कमेटी होती है, जो उनके हेड होते हैं, उन्हीं के नाम पे कमेटी का नाम रख दिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं शिवम रिपोर्ट। ठीक है, ये पब्लिश की गई थी 1968। ये जो रिपोर्ट का कुछ रिकमेंडेशन थी, किस प्रकार से जो बहुत सारे सोशल सर्विसेज, सारे स्कीम्स होती हैं, सर्विसेज होती हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाती थी उस टाइम पे के अंदर। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से जो रिकमेंडेशन दी गई, इसमें उन्होंने बात की कि एक सिंगल डिपार्टमेंट चाहिए जिसके माध्यम से सभी वेलफेयर सर्विसेज, सोशल सर्विसेज दी जाएंगी अंडर द इंटीग्रेटेड सिंगल डिपार्टमेंट। So these are the some recommendation we can under this report, जो कि एग्जाम में अगर आए तो आप मार्क कर देना। बहुत डिटेल में नहीं आएगा, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि रिपोर्ट कब आई और किस लिए आई थी, क्या उसका मेन फोकस था, टाइटल क्या था। इनके टाइटल अगर पूछ लें तो ये पता है, आजकल टाइटल डिटेल में पूछ लेते हैं हम लोग, मैंने टाइटल लिख दिए सबके। दूसरा यहाँ पर रिपोर्ट है यंग हस्बैंड रिपोर्ट 1965। ये जो रिपोर्ट है ये अगेन ये जो कमेटी के जो चेयरमैन थे, चेयर कर रहे थे, उनके नाम पर है एलिन यंग हस्बैंड, जो चेयर करनी थी इस कमेटी को। और इस कमेटी के माध्यम से रिकमेंडेशन दी गई थी सोशल वर्क को लेकर के, स्पेशली जो सोशल वर्क है एजुकेशन को लेकर के, ट्रेनिंग को लेकर के, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दी, स्पेशली इन दी हेल्थ एंड वेलफेयर सेक्टर। हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर नए तरीके से सोशल वर्क की जो शिक्षा है, एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, वो प्रोवाइड करनी चाहिए। उसको लेकर के कुछ रिकमेंडेशन थी इस चेयर की या इस कमेटी की। तीसरा रिपोर्ट है यहाँ पर लैंड कमेटी, इसको दूसरे नाम से जानते हैं रिपोर्ट ऑन द कमेटी ऑन द वर्किंग ऑफ अबॉर्शन लॉ रिफॉर्म्स एक्ट 1967। उस टाइम पे जब एक्ट आया 1967 में, तो इसका काफी क्रिटिसाइज किया गया। इसके कुछ ऐसे प्रोविजंस थे, जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे लॉ जब लाए गए या बिल लाए गए थे, बाद में गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा, जैसे किसान था। इसी प्रकार से यूके के अंदर जब इस एक्ट को लाया गया, तो फिर जो है उसका विरोध हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ, तो उन्होंने, सरकार ने एक कमेटी बनाई, और कमेटी के द्वारा कुछ रिकमेंडेशन दी गई थी। कमेटी का नाम था लैंड कमेटी, और इसकी रिपोर्ट तैयार की गई, पब्लिश की गई 1974 में। और बाद में जो कमेटी थी, इसने कहीं कहीं उस जो लॉ था उसको क्रिटिसाइज ना करते हुए, जबकि उसको सही साबित किया, सही बताया। तो बाद में इस कमेटी की रिपोर्ट का भी क्रिटिसिज्म हुआ। ये कमेटी बेसिकली रिगार्डिंग थी किस प्रकार से जो मैंने ऑब्जेक्टिव था अबॉर्शन लॉ रिफॉर्म्स का 1967 का, उसके बारे में कुछ प्रोविजंस थे, उनको लेकर के जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा था। तो उसको लेकर के जो रिपोर्ट तैयार की गई, वो समाव उसने सपोर्ट किया सेट। ठीक है, तो बेसिक चीजें आपको पता रहनी चाहिए, बस डिटेल में तो वहाँ लिखना नहीं है। क्लियर है? चारों पांचों रिपोर्ट, तीन है ना? हाँ, और भी है ये। नेक्स्ट यहाँ पर हमने अभी बात की थी NAPSW की, और 11th इंडियन सोशल वर्क कांग्रेस जो है 2023 की जो थीम है, दैट इज लीव नो वन बिहाइंड, रिविजिटिंग पेडागोजी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जरूरत है कि किस प्रकार से हम जो एजुकेशन मेथड्स हैं सोशल वर्क के, उनको दोबारा से रिवैल्यूएट करें और इनोवेट करें बेहतर तरीके से, और प्रैक्टिस में लाएं, ताकि हम जो भी पूरी पॉपुलेशन है उसकी जो समस्याएं, इशू है, सोशल सर्विसेज दी जाती हैं, उनको सही तरीके से वो लोग एक्सेस कर पाए। वी शुड फोकस ऑन इक्विटी, इंक्लूसिविटी, इन सभी चीज़ों पर फोकस करें। ये ओवरऑल एक बोल सकते हैं कि मैन उद्देश्य है इस थीम का। ये कहाँ से यार होगा, क्या लिख रहे हैं एक और रोटी खा ले। खा ली। सब? सरनेम अच्छा, सोशल। ये प्लेट धो दियो। और ये रख दे बर्तन। और वो रोटी बाहर डाली है, ये ले जा तू। इसमें क्यों लेके जा रही है? सर ये न्यू नोट पे हिंदी वाले में है, नहीं देखो इसमें बहुत सारी चीज़ मैंने खुद ऐड कर दी अभी। ठीक है, ताकि आप लोग पढ़ लेना।
इंडियन सोशल कांग्रेस एनपीएसडब्ल्यू का है। नहीं नहीं, देखो इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है ना, तो ये कांग्रेस इनके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है एनपीएसडब्ल्यू के द्वारा। ठीक है, उसका थीम यहाँ पर लिखा हुआ है, थीम याद करना है एग्जाम में अगर इनके अगर आ जाए तो। ये कांग्रेस है, मतलब कोई कॉन्फ्रेंस टाइप का होता है, तो वो इनके द्वारा बनाया। रोटी के नाम सुन के भूख लग गई। अच्छा, एक करेक्शन वाला नोट दे दे जिया से, पहले सही लिखो, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा। यहाँ पर देखो सबका लिखा है ना 1968 है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। ये जो रिपोर्ट है, दैट 1 सेकेंड, तो लैपटॉप हैंग कर रहा है। पब्लिश इन 1974। ठीक है, ये जो है कमेटी बनाई गई थी 1967 में, लेकिन रिपोर्ट जो पब्लिश की गई कमेटी के द्वारा 1974 के अंदर, ये 1967 65 में पब्लिश की गई थी रिपोर्ट। क्लियर है, ये 1968 में पब्लिश की गई थी। बोलिए हाँ या ना, बोलिए, आगे बढ़े फिर। सर ये एक बार समझा दीजिए 11th इंडियन चलिए सोशलिस्ट ठीक है, कांग्रेस। अब यहाँ से देखो, यहाँ तक हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ नीचे जो लिखा है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो 1953 में इसको बनाया गया था। इसका काम होता है कि जो भी वेलफेयर एजेंसी होती है ना, एनजीओ वगैरह ये होते हैं, वो उनको हेल्प करना, मदद करना, उनको जो भी टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, ताकि बेहतर तरीके से जो वेलफेयर एक्टिविटी होती है सरकार की, वो लोग एग्जीक्यूट कर पाए, प्रमोट कर पाए सही तरीके से। उसके लिए ये सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड को बनाया गया था। क्लियर, एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, इस थीम को याद कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और कई बार क्या 90% चांसेस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों जो एसोसिएशन है, दैट इज YMCA एंड YWCA, एग्जाम में आ सकता है। यह इसका फुल फॉर्म आएगा द यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। इसको जॉर्ज विलियम के द्वारा बनाया गया था 1844 के अंदर। ठीक है, एटलीस्ट ये याद रहे तो ये याद रखना। ठीक है, सोशल कंडीशन को बेहतर करने के लिए, जो भी अनहेल्दी सोशल कंडीशंस थी उस टाइम पर, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा इशू आ रहे थे बड़ी बड़ी सिटी के अंदर, तो वहाँ पर इस संस्था को बनाया गया, एसोसिएशन बनाया गया, ताकि किस तरीके से हम जो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस थी, सोशल कंडीशंस थी, उसको हम बेहतर कर सकें। इसका नाम था यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, और दैट फोकस ऑन द पुट द क्रिश्चियन वैल्यूज इन प्रैक्टिस बाय डेवलपिंग द हेल्दी बॉडी माइंड। मतलब फोकस एक होलिस्टिक, उस पर फोकस किया गया था, किस प्रकार से सोशल कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो संस्था एसोसिएशन है वो है YWCA, यंग वीमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन। इसको मैरी जेन केनेड एंड इमा रॉबर्ट्स के द्वारा इसको बनाया गया। याद करने का तरीका यही है कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 44 है, यहाँ पर 55। ठीक है, इंग्लैंड में बनाया गया, बाद में यूके के अंदर, सॉरी न्यूयॉर्क के अंदर इसको 1858 में बनाया गया। ठीक है, तो याद रखना दोनों ही दोनों। इसका फोकस था कि किस प्रकार से जो एम्प्लॉयड वीमेन होती हैं, काम करने वाली महिला होती हैं, ठीक है, उनकी वेलफेयर के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। डेडिकेटेड थी कि कैसे उनकी कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं ओवरऑल वेलफेयर के लिए। इन दोनों को मैंने इसलिए बताया क्योंकि आगे फर्दर जो आपका है नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सबसे पहले जो है 1946 के अंदर इस डिपार्टमेंट को खोला गया था, ओपन किया गया था, किसके द्वारा? नेशनल YWCA, इंडिया के अंदर जब इसको लाया गया तो उसके द्वारा इस डिपार्टमेंट को ओपन किया गया। कहाँ पर? पवन कॉलेज में, दैट इज रिपोर्टेड वीमेंस कॉलेज इन लखनऊ। तो एग्जाम में अगर आए तो प्लीज ध्यान रखना 1946 में है ये, जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क। बाद में फिर ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपडेट किया गया, और 1948 में एज ए दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क बना। ठीक है, it was taken over by the Delhi Institute of Delhi in 1979 and become the Department of Social। तो शुरुआत हुई 1946 से, इसके द्वारा हुई नेशनल YWCA के द्वारा। कहाँ पर हुई? लखनऊ में। ठीक है, तो ये 2-3 फैक्ट याद रहने चाहिए आपको, ताकि अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के दे तो एटलीस्ट पता रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क दिल्ली स्कूल लिख दें। 1946 में स्टार्टिंग लखनऊ से हुआ है, बाद में जो है प्लेट हुआ फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ, बाद में अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया, देन वो यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उसको टेक ओवर किया 1949 79 में, सॉरी। क्लियर, तो ये जो है यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। ये भी एग्जाम में आता है, तो ये भी पता रहना चाहिए। आगे बढ़े।
चलिए यहाँ से देखो बहुत सारे क्वेश्चन डाउट रहते हैं लोगों के, तो मैंने इसको यहाँ पूरा लिस्ट लिख दिया है। एग्जाम में क्वेश्चन 90% आने के चांसेस, नॉट सेम लिस्ट आएगी लेकिन कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग। तो दो चीजें याद रखना है कि अगर एग्जाम में आ जाता है कि बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो बिफोर में आपको लिखना है TISS और आफ्टर में लिखना है काशी विद्यापीठ। लिखना नहीं मतलब टिक करना है, ठीक है। जब देश आजाद नहीं हुआ था तो उस समय TISS बना था 1936 में। वही सबसे पहले सोशल वर्क को लेकर के जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग थी उसके द्वारा प्रोवाइड करना है स्टार्ट हुई। इसका नाम बोलते हैं सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, एज अ सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क 1936 में स्टार्ट किया गया, ठीक है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस काशी विद्यापीठ 1947 15 अगस्त। अब तो कोई डाउट नहीं है। बोलिए, बोलते जाइए थोड़ा बहुत, हाँ या ना। यस सर, क्लियर। बाकी लोगों को पहले म्यूट कर लीजिए सभी लोग। एनबी सर प्लीज म्यूट करिए जो भी है, म्यूट करिए। ओके, तो ये बाकी के आपको फैक्ट है याद, ये तो आई थिंक नोट्स में भी होंगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस याद करना। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस 1936, 1946 दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, काशी विद्यापीठ 1947 15 अगस्त। ऐसे याद हो जाएगा ये तो आपका, जब देश आजाद हुआ तो ये बनाएगा, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क लखनऊ यूनिवर्सिटी 1948, बड़ौदा स्कूल इंदौर, मद्रास निर्मला निकेतन गुजरात विद्यापीठ, सबको मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर बहुत सारे पर्सपेक्टिव पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, नॉट डायरेक्टली, लेकिन वो लोग कहीं लिस्ट दे देते हैं, लिस्ट को आपको पेयर करना होता है इस प्रकार से। तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस एग्जाम में आती है। पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव मतलब क्या होता है, दृष्टिकोण, ठीक है ना। कि जैसे मान लीजिए पेशेंट होता है, तो पेशेंट हो सकता है 4 पेशेंट को एक ही प्रकार की प्रॉब्लम होगी, लेकिन हर एक पेशेंट को डॉक्टर अलग तरीके से देखता है ना। किस प्रकार की प्रॉब्लम है, क्या नेचर है, कितनी लंबे समय से प्रॉब्लम्स है, पर्सन का बैकग्राउंड कैसा है, वो सभी चीजें भी देखनी पड़ती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सो टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ द एनी इंडिविजुअल वी हैव टू लुक एट द डिफरेंट वे। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है? तो इमेंसिपेटरी सोशल एग्जाम में